हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ एंड ग्रे हेड एसईओ के बारे में। तो थोड़ा सा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं गूगल पे ही चलूँ तो वाइट हेड एसईओ एंटर, तो नॉर्मली आपको डेफिनेशन से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। वाइट हेड एसईओ रेफर्स टू एनी प्रैक्टिस दैट improves योर सर्च रैंकिंग ऑन search engine result page while maintaining the integrity of your website and staying with the search engine's terms of service. These tactics stay within the bounds as defined by Google. तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि वाइट हेड एसईओ प्रैक्टिसेस आप अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो गूगल ने डिफाइन की हुई है। तो अगर आप गूगल की गाइडलाइंस फॉलो करते हो, जो कि अच्छा कंटेंट डालना, स्पीड मेंटेन करना, कीवर्ड्स जितना नेचुरली कंटेंट में आए उतना ही डालना, ओके, तो ये सब चीज़ें बेसिकली वाइट हेड एसईओ के अंदर आती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, लेकिन मेन चीज़ है जो गूगल ने डिफाइन किया हुआ है उसको फॉलो करना इज़ वाइट हेड एसईओ। और ऑब्वियसली अगर मैं ब्लैक हेड एसईओ की बात करूँगा तो इसका मतलब है ब्लैक हेड एसईओ रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करना यूज टू इंक्रीज द साइट और पेज रैंक, यूज टू increase the site or page rank in search engine through means that violate the search engine terms of service। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी हम रैंकिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से जो गूगल ने डिफाइन नहीं की हुई, जो गूगल की गाइडलाइंस को वॉयलेट करती है, जो गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाती है, उसको हम ब्लैक हेड एसईओ बोलते हैं। ओके, तो इसमें एक तीसरी चीज़ भी है जिसको हम ग्रे हेड एसईओ बोलते हैं। ग्रे हेड का मतलब मिक्स ऑफ बोथ, कुछ वाइट हेड कुछ ब्लैक हेड, ओके, दोनों का मिक्स को बोलते हैं ग्रे हेड एसईओ, जिसमें कुछ चीज़ें वाइट हेड की करी जाती हैं, कुछ चीज़ ब्लैक हेड की करी जाती हैं, तो उसको हम ग्रे हेड एसईओ भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गाइडलाइन जो फॉलो करेगा वो वाइट हेड एसईओ, गाइडलाइंस बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा वो ब्लैक हेड एसईओ, जो दोनों का मिक्स एंड मैच यूज़ करेगा वो ग्रे हेड एसईओ। तो चलो थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। जैसे ब्लैक और वाइट के बारे में बात करते हैं, तो ब्लैक हेड एसईओ रेफर्स टू द यूज़ ऑफ एग्रेसिव एसईओ टेक्निक्स। ठीक है, एग्रेसिव एज इन मतलब गूगल ने बोला कि लिंक्स बनाओ तो एक पेज पे लिंक बनाने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बैठ के हज़ारों लिंक बना सकते हो। तो अगर हज़ारों लिंक बनाते हो तो गूगल, मैंने पहले बताया आपको कि लिंक्स का मतलब है रेफरेंस, और एक दिन में अगर कोई इतने सारे रेफरेंस क्रिएट करता है तो वो एक ह्यूमनली प्रैक्टिस नहीं लगती। मतलब ऐसा नहीं लगता कि किसी ह्यूमन ने बनाया, ऐसा लगता है कि किसी मशीन ने बनाया। ठीक है, तो फिर वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो ब्लैक हैट एसईओ रेफर्स टू द यूज ऑफ एग्रेसिव एसईओ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज दैट फोकस ओनली ऑन सर्च इंजन्स। तो लिंक बनाने का हमारा पर्पस क्या है? ठीक है, कंटेंट डाला, कीवर्ड्स भर दिए उसके अंदर, क्योंकि गूगल हमें पता है कि कंटेंट में कीवर्ड्स भी देखता है, कंटेंट रेलिवेंसी भी देखता है। तो बहुत सारे लोग गूगल को मैनिपुलेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ, हमने बहुत सारे कीवर्ड्स डाले हुए, हमारे बहुत सारे लिंक्स हैं, और उससे उनको रैंक मिल जाती है। लेकिन जब गूगल एनालाइज करता है कि कुछ टाइम पहले जब वो आया था तो लिंक्स बिल्कुल भी नहीं थे, साइट भी नहीं थी, फिर नेक्स्ट टाइम आया तो साइट थी, और उसके नेक्स्ट टाइम आया तो कुछ ही दिन में हज़ारों लिंक्स बन गए। तो ऐसी जो प्रैक्टिसेस वो गूगल चेकआउट करता है तो फिर उसको थोड़ा सस्पिशियस होता है वहाँ पे कि मतलब एक नॉर्मल वेबसाइट इतनी जल्दी लिंक्स भी नहीं बना सकती, इतने सारे पेजेस भी नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको देखता है कि कुछ नेगेटिव है तो साइट को फिर पेनलाइज कर देता है। इट इज़ मोर फ्रिक्वेंटली यूज बाय दोज हु आर लुकिंग फॉर अ क्विक फाइनेंशियल रिटर्न ऑन देयर वेबसाइट। तो ये बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, जिनको ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लॉन्ग रन में अपना ब्रांड बिल्डिंग करनी है। उनको तो होता है कि बस जो प्रोडक्ट है फटाफट उसकी सेल बढ़े, और अगर फिर गूगल पैनलाइज कर भी देगा, साइट को सर्च इंजन से हटा भी देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नई वेबसाइट बना लेंगे, उस पर फिर से ब्लैक हैट एसईओ करेंगे, फिर से ऊपर आ जाएंगे, फिर सेल होगी, फिर पैनलाइज हो जाएगा तो फिर नहीं बना लेंगे। तो बेसिकली क्या है, हर बार जब साइट चेंज होगी तो ना तो डोमेन नेम सेम मिलेगा एक टाइम पे आके, और एक मतलब रेपुटेशन कभी नहीं बन पाएगी। तो बेसिकली जिनको एक बिजनेस से अपनी एक रेपुटेशन बनानी है लंबे टाइम में, तो उनको करना चाहिए वाइट हेड एसईओ। लेकिन जिनको ब्रांडिंग से कोई लेना देना नहीं है वो ब्लैक हेड एसईओ कर सकते हैं, क्विकली रिजल्ट्स आते हैं और क्विकली आपकी साइट पैनलाइज भी होती है। वाइट हेड एसईओ में ऑन द अदर हैंड टाइम तो लगता है टॉप पे आने में, क्योंकि आप लीगली सब काम करोगे तो आपको पता है टाइम लगता ही है। इलीगली करोगे तो हर चीज़ बहुत क्विकली हो जाती है। तो लीगली करने में टाइम तो लगता है, लेकिन जब आप प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करके टॉप पे आओगे तो गूगल आपको नीचे नहीं लेके आएगा, आप उधर स्टे करोगे। ऐसी रैंकिंग सबको चाहिए होती है, टॉप पे सिर्फ जाके टच थोड़ा करना, हमें तो टॉप पे रहना है। तो अगर टॉप पे पहुंचने के लिए और टॉप पे रहने के लिए आपको वाइट हेड एसईओ यूज़ करना पड़ेगा। ब्लैक हेड से वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वाइट हेड एसईओ रेफर्स टू द यूसेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज एंड टॉप टैक्टिक्स दैट फोकस ऑन अ ह्यूमन ऑडियंस। जैसे मैंने शुरू से ही बताया है कि हर चीज़ गूगल को दिमाग में रख के नहीं, ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाओ। कंटेंट भी ऑडियंस के हिसाब से, डिज़ाइन भी ऑडियंस के हिसाब से, कीवर्ड्स भी कंटेंट में ऐसे डालना है कि नेचुरल लगे,
ना कि यूज़र को लगे यार ये तो हर दूसरी लाइन में कीवर्ड आ रहा है। तो जब तक आपकी सब चीज़ें बहुत नेचुरल होंगी, यूज़र फ्रेंडली होंगी, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो कंटेंट हो, तो सब चीज़ें गूगल भी आपको वैल्यू देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। तो हर चीज़ ह्यूमंस के हिसाब से बनानी है, ना कि किसी मशीन के हिसाब से। एंड कम्प्लीटली फॉलो सर्च इंजन रूल्स, और उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है जो गाइडलाइंस को फॉलो करता है। इट इम्प्रूव्स योर सर्च परफॉर्मेंस ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इंप्रूव करेगा वाइल मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट भी सेफ रहेगी और रैंकिंग भी बढ़ेगी। वहाँ पे रैंकिंग तो बढ़ेगी लेकिन वेबसाइट सेफ नहीं है, क्योंकि वो कभी भी पैनलाइज हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर ब्लैक हेड के अंदर, जैसे मैं पहली टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ, हम लेटर ऑन ब्लैक हेड के अंदर पूरा एक हमारा मॉड्यूल है जिसके अंदर हम अराउंड 30-40 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। हिडन टेक्स्ट। अब जैसे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स आने के लिए नॉर्मली कंटेंट डालना पड़ता है, लेकिन ब्लैक हेड एसईओ वाले जो है वो कंटेंट नहीं डालते हैं, वो कीवर्ड्स के ही बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना के डाल देते हैं। अब कीवर्ड्स के पैराग्राफ यूज़र पढ़ के करेगा क्या? तो वो लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स के पैराग्राफ का जो कलर होता है, जो टेक्स्ट का कलर होता है, उसको बैकग्राउंड कलर से मैच कर देते हैं, तो वो एक्चुअली यूज़र को दिखता ही नहीं। लेकिन जब गूगल साइट पे आता है, बैकएंड पे जाता है, तो वहाँ पे उसको सब दिखता है, तो वो दिखता है अच्छा बहुत सारे कीवर्ड, तो चलो इस साइट को वैल्यू देता हूँ। लेकिन लेटर ऑन जब गूगल ने रियलाइज़ किया कि यार ये बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, साइट तो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ इनकी, लेकिन यूज़र सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इनकी साइट से, यूज़र स्टे नहीं कर रहा है इनकी साइट पे। तो फिर गूगल ने एनालाइज किया होगा साइट को, तो फिर उसने देखा कि बहुत सारे लोगों ने यूज़र से छुपा के सिर्फ मुझे दिखाने के लिए हिडन टेक्स्ट डाला हुआ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। तो एक नॉर्मल साइट दिख रही होगी आपको। अब यहाँ पे जब मैंने कंट्रोल ए किया तो मुझे कुछ एडिशनल कंटेंट दिखा। देखो दोबारा कंट्रोल ए किया तो यहाँ देखो, ये जो था ये नॉर्मल, अगर कंट्रोल ए नहीं कर रहा तो नहीं दिख रहा, तो इसको बोलते हैं इनविजिबल टेक्स्ट। तो मैंने दोबारा कंट्रोल ए किया तो आ गया। और थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, अभी भी नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। सेलेक्ट करते हैं तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, तो इसको बोलते हैं इनविजिबल टेक्स्ट। और आप देख रहे हो कि टेक्स्ट में क्या है, ओनली एंड ओनली कीवर्ड्स। तो ये चीज़ आपको पैनलाइज करवा सकती है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी चीज़, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, फिर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और फिर हम अपने पेज पे अलग अलग जगह पे कीवर्ड्स डालते हैं, तो कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो हम हेड सेक्शन में डालते हैं, कुछ चीज़ें हम बॉडी सेक्शन में डालते हैं। तो हेड सेक्शन में एक चीज़ डलती है जिसको बोलते हैं मेटा टैग। मेटा टैग्स में 3 चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। तो उसकी कुछ एक सर्टेन लिमिट होती है। जैसे आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हो, तो जैसे गूगल पे आके हमने कुछ सर्च किया और जैसे ये एसईओ के रिजल्ट्स आए, तो हमने यहाँ पे देखा, तो ये जो ब्लू कलर में लिखा है ये है एसईओ टाइटल, ये जो लिखा है ये है एसईओ डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं बेसिकली यहाँ पे। तो अब मैं आपको ये पिक्सल इन्फोटेक का दिखा रहा हूँ कि जो टाइटल सिर्फ इतना ही दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी लिमिट होती है 65 टू 70 कैरेक्टर्स, इसकी होती है 155 टू 160। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो डेट सेंटेंस आ रहा है सबके अंदर। लेकिन जो पिक्सल्स इन्फोटेक है, अगर मैं इसका सोर्स कोड दिखाऊँ आपको, तो ये जो टाइटल है, हम लेटर ऑन करेंगे ये सब चीज़ें, तो टाइटल आप देखो कीवर्ड से भरा हुआ है, फिर मेटा कीवर्ड्स कीवर्ड से भरा हुआ है, फिर कीवर्ड्स दो दो बार डाला हुआ है, फिर कीवर्ड से भरा हुआ है, और फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर कीवर्ड से भरा हुआ है। तो अब देख रहे हो कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं, फिर हम सोर्स कोड पे जाते हैं, सोर्स कोड। अब आप देखो टाइटल जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखा हुआ है, कीवर्ड्स जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखा हुआ है, मेरा डिस्क्रिप्शन जितना वहाँ पे आ रहा है उतना ही लिखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई इतने में। लेकिन इस वेबसाइट में आप देखो, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो ऑब्वियसली नहीं करनी है आप लोगों ने, करोगे तो साइट फिर पेनलाइज हो सकती है। तो हिडन टेक्स्ट भी नहीं होना चाहिए और कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंटेंट ऐसा नहीं है कि कंटेंट डालना है, पेज बना दिया, कंटेंट डालना है तो कहीं और से उठा के डाल दिया, वो भी नहीं चलेगा। डुप्लीकेट कंटेंट की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। फिर लिंक फार्मिंग। अब जैसे एसईओ में हम बोलते हैं कि जो ऑफ पेज एसईओ है उसमें हम अदर साइट्स पे जाके लिंक्स बनाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी अपनी ही खुद की साइट्स बना लेते हैं और आपस में एक दूसरे को लिंक कर देते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं चलती। तो वो चीज़ भी हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो उसको लिंक फार्मिंग बोलते हैं। फिर है डोरवे पेज। कह रहे कुछ फेक पेजेस होते हैं दैट द यूज़र विल नेवर सी। ठीक है, व्हेन यूज़र हिट द पेज दैट बॉट टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट वन। मतलब सर्च इंजन पे जब वो देख रहा है कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जब वो
क्लिक करता है उसको तो पेज कुछ और ही होता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको बाहर दिखती है वो अंदर होती ही नहीं है। फिर क्लॉकिंग में भी ऐसे ही कुछ होता है। क्लॉकिंग क्या है कि क्लॉकिंग में आपको बाहर तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप वेबसाइट पे एंटर करोगे और अंदर जाओगे वो रीडायरेक्ट हो जाएगी किसी और साइट पे, ठीक है ना। तो क्लॉकिंग का मतलब क्या है कि आप जो पेज आपने टारगेट करा है, जो सर्च इंजन जिसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन बाहर दिखा रहा है, वो तो गूगल को भी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही यूज़र उस पेज पे आने लगता है वहाँ पे आपने कोई ऐसी स्क्रिप्ट लगाई हुई है जो यूज़र को दूसरी वेबसाइट पे लेके चली जाती है या दूसरे पेज पे लेके चली जाती है, तो उसको बोलते हैं क्लॉकिंग। रीडायरेक्ट हो जाता है यूज़र इसके अंदर। फिर एक टेक्निक होती है पैरासाइट होस्टिंग। पैरासाइट होस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक में आपने अपना एक पेज बना लिया, पेज के अंदर जाके आपने एक पोस्ट क्रिएट कर ली, पोस्ट का टाइटल भी होता है, डिस्क्रिप्शन भी होता है, तो वहाँ पे आपने बहुत सारे कीवर्ड्स भर दिए। अब क्योंकि फेसबुक की भी एक रेपुटेशन है, उसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, तो गूगल उस चीज़ को देख के आपको रैंक दे देता है, आपका वो जो पर्टिकुलर पेज है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया। अब जैसे बहुत सारे लोग ये लिंक्डइन में भी करते हैं, लिंक्डइन में अपना पेज बना लिया और वहाँ पे एक आर्टिकल के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह देके, क्योंकि लिंक्डइन का भी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छा है, तो गूगल उसकी रेपुटेशन के बेस पर रैंक दे देता है। लेकिन जब लिंक्डइन और फेसबुक को देखते हैं कि ये जो पेज है इसमें बहुत सारे कीवर्ड स्टफिंग की हुई है और ये अगेंस्ट द गाइडलाइन जा रहा है, तो वो अपनी वेबसाइट से उस पेज को डिलीट कर देते हैं। लेकिन जब तक वो पेज डिलीट नहीं होता तब तक वैल्यू मिलती है उसकी। तो पैरासाइट होस्टिंग इज अ मेथड ऑफ होस्टिंग अ वेबसाइट ऑन समवन एल्स सर्वर। मतलब फेसबुक और लिंक्डइन के एग्जांपल में मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आपने किसी और के सर्वर पे अपनी वेबसाइट डाल दी। वेबसाइट तो नहीं बन सकती, लेकिन अगर पेज भी बना रहे हो या प्रोफाइल बना रहे हो तो है तो लिंक्डइन का सर्वर। और जब लिंक्डइन की प्रोफाइल पे कुछ बनाओगे उसकी साइट पे, तो उसकी जो अथॉरिटी है वही आपको भी मिलेगी। तो उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं ब्लैक हैट एसईओ वाले कि जितनी भी अच्छी अच्छी साइट्स हैं, अच्छी अथॉरिटी वाली, जिन पे गूगल ट्रस्ट करता है, उस पर जाके अपनी एक प्रोफाइल बना लेते हैं और उसमें पूरा मतलब कीवर्ड स्टफिंग हर चीज़ कर देते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट वगैरह, तो उससे शॉर्ट पीरियड के लिए तो आप ऊपर आ जाते हो। लेकिन गूगल के पेनलाइज करने से पहले मतलब वो देख लेते हैं कि ये जो पेज बना हुआ है ये बहुत अगेंस्ट द गूगल गाइडलाइंस हैं, वो आपकी जो पेज है प्रोफाइल है उसको डिलीट कर देती है, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू मिल रही होती है आपको वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। फिर पेड लिंक्स। अब गूगल ने बोला कि आप लिंक्स बनाओ, लिंक्स बनाना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, तो बहुत सारे लोग हैं जो वो लिंक्स खरीद लेते हैं। तो गूगल को पता कैसे चलता है कि लिंक किसी ने खरीद ली? द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग लिंक ऑन वेबसाइट्स फॉर द इंक्रीज इन लिंक पॉपुलैरिटी एंड रैंक। अब क्या होता है कि बहुत सारी साइट है जहाँ पे खुला लिखा हुआ है बाय लिंक्स, ठीक है ना। तो अगर ऐसी साइट पे आपने लिंक बनाया हुआ है, जैसे अगर किसी 10 साइट्स ने लिखा हुआ है कि हमारे पास स्पॉन्सर्ड लिंक भी होता है, $50 का एक लिंक है, तो अगर आपने सपोज़ ऐसी साइट पे लिंक बना दी तो गूगल कहीं ना कहीं वो एज्यूम कर लेता है कि आपने भी शायद पैसे दे के लिंक बनाया हुआ। तो मेक श्योर कभी भी जो साइट पे लिखा हो कि स्पॉन्सर्ड लिंक दे रहे हैं वो, या पेड लिंक है वहाँ पे अमाउंट भी लिखा हो, ऐसी साइट्स को इग्नोर करो, ठीक है। तो पेड लिंक्स की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है गूगल में, और जहाँ पे आपने शो कर दिया, उसको हिंट दे दिया कि पेड लिंक है आपका, तो आपको पेनलाइज कर सकता है। स्क्रैपिंग मतलब is a spam technique in which a spammer plagiarize content from other websites to put content popular with search engines। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ है कि स्क्रैप मतलब आपने हर साइट से कुछ कुछ कंटेंट ले लिया और उसको अपनी वेबसाइट में डाल दिया, तो उससे भी एसईओ वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। तो हमेशा यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। अब जैसे ये तो सब हो गया कि गूगल को पागल बनाने वाली बात हो गई कि कीवर्ड्स भर दिए, स्टफिंग कर दी, डुप्लीकेट कंटेंट डाल दिया, आपस की साइट बना के उसी में लिंक बिल्डिंग कर दी, ठीक है ना, डोर वे क्लोकिंग कर दिया, पैरासाइट होस्टिंग में जाके अपनी प्रोफाइल बना ली, उससे एसईओ वैल्यू मिल गई, पेड लिंक्स ले लिए, कंटेंट इधर उधर से ले लिया। लेकिन ये सब आपने गूगल के लिए किया। लेकिन अगर आप वाइट हैट एसईओ की बात करेंगे तो गूगल कहता है कि भैया क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए आपका, कि यूज़र पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि इस कंटेंट से उसको कुछ वैल्यू मिली है, ठीक है। जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो देख के एक्चुअली में कुछ समझ में आ रहा है और आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वैल्यू। लेकिन अगर आपको उससे देख के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो ऐसे कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग। अब जैसे आप गूगल कहता है कि लिंक्स बनाओ, तो लिंक बनाने का एक तरीका क्या है कि जैसे आप, मैं इंडस्ट्री में हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, और डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स भी हैं, ब्लॉग्स भी हैं, तो मैं उन ब्लॉग्स को कांटेक्ट कर सकता हूँ और मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप मुझे रेफ़र कर दो, ठीक है। तो वो रेफ़र करने का तरीका जो है, जो टेक्निक है, उसको गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग बोलते हैं। तो ये भी हम लिंक बिल्डिंग के अंदर कवर करेंगे, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग, और बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, और इससे रैंकिंग में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है और गूगल इस जो भी इसको यूज़ करता है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। द मेथड ऑफ राइटिंग ब्लॉग पोस्ट फॉर समवन एल्स ब्लॉग, मतलब आप किसी और की वेबसाइट पे एक आर्टिकल दोगे, ठीक है ना, और
इन रिटर्न वो आपको क्या देगा, वो आपको उसी आर्टिकल में आपके कीवर्ड पे एक लिंक लगा के देगा। तो बेसिकली लिंक बिल्डिंग तो है ना, गिव एंड टेक है। तो अगर वो आपको लिंक देगा जिससे आपका एसईओ में फ़ायदा होगा, आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो इन रिटर्न वो भी कहता है यार मुझे क्या मिलेगा इसके अगेंस्ट। तो या तो वो पैसे ले सकता है, लेकिन पेड लिंक्स मैंने बोला मत बनाओ। तो दूसरी चीज़ वो बोलेगा कि चलो ठीक है, आप मुझे ना एक आर्टिकल दे दो मेरी वेबसाइट के लिए, इस टॉपिक पे लिख के दे दो। तो ऐसे ही होता है, गिव एंड टेक हो गया। तो आपने उसको आर्टिकल दिया और इन रिटर्न आपको उसने एक लिंक दे दिया। तो जब आप लिंक लेते हो तो आपको पता है लिंक से लिंक जूस मिलता है। तो अगर उस ब्लॉग का अथॉरिटी अच्छा है, आपसे ज़्यादा अच्छा है, तो आपको वहाँ से लिंक जूस मिलेगा, उससे एसईओ वैल्यू मिलेगी और एसईओ रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा। लिंक बेट, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक होती है, ये भी आगे हम कवर करेंगे जब हम एसईओ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। फिर इंप्रूविंग कंटेंट, मतलब एक बार ऐसे नहीं कि कंटेंट डाल दिया तो बस हो गया, उसको और इम्प्रूव करते रहो, अपडेट करते रहो। वेबसाइट अगर डिफरेंट ब्राउज़र में कंपैटिबल नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, यूजेबिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो रीडिज़ाइन करो उसको। फिर जब भी वेबसाइट बनानी है या कुछ भी काम करना है, मेरे अकॉर्डिंगली आप जब तक रिसर्च और एनालाइज नहीं करोगे अपने कॉम्पिटिटर्स को, या जो सेम फील्ड में है अदर कंट्रीज़ में या अदर एरियाज़ में, तो ग्रो नहीं कर पाओगे कभी आप। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गूगल जब भी आए तो उसको लगना चाहिए कि यार कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो आप जो बाकी लोग नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से आपको वो रैंक देगा। ठीक है। फिर जो मैंने आपको बताया अभी, जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, तो वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन कहाँ आता है, जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि यार जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने डाला है, आप टॉप पे तो आ रहे हो, लेकिन वो टाइटल डिस्क्रिप्शन उतना अच्छा नहीं है कि लोग उससे कन्विंस हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्लिक करके आ रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहना चाहिए। फिर इंटरनल लिंकिंग की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा विकीपीडिया में जाते हो तो कुछ कंटेंट पढ़ते हो, कितने सारे लिंक्स लगे होते हैं। तो वो लिंक्स क्या होते हैं, वो भी रेफरेंस है। अगर आप एक कंटेंट पढ़ रहे हो, व्हाट इज़ एसईओ, उसमें आगे लिंक जूस, तो लिंक जूस पे लिंक लगा रखा है उसने, वो ले जाएगा लिंक जूस पे। फिर लिंक जूस के अंदर वो बताएगा कि डू फॉलो से लिंक जूस मिलता है, नो फॉलो से नहीं मिलता। तो वो बताएगा डू फॉलो और नो फॉलो क्या होते हैं। ठीक है। अगर वो बोलेगा नो फॉलो लिंक बनाते हो लेकिन उस साइड पर ट्रैफिक भी होना चाहिए, तो वो बताएगा ट्रैफिक किसको बोलते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग वेबसाइट में क्यों दी जाती है कि उससे भी आप यूज़र को हेल्प करो। अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट में कोई कंटेंट पढ़ने आ रहा है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ टर्म्स हैं, कुछ कुछ फ्रेजेज़ हैं जिसके बारे में वो जानना चाहेगा यूज़र, तो अगर वो जानना चाहेगा तो वो वहाँ से कॉपी करके गूगल में जाके पेस्ट करके फिर ढूंढेगा। उससे बढ़िया है कि आप ही उसको लिंक लगा दो एक अच्छी वेबसाइट ढूंढ के वहाँ पे। तो अगर आप गूगल की नज़र में अच्छा बनना चाहते हो तो आपको यूज़र की इन एनी वे हेल्प करनी पड़ेगी। इंटरनल लिंकिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस, तो यूज़र एक्सपीरियंस भी पता चलता है हमें। हम एक टूल अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे जिसका नाम होता है गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स हमें बताएगा कि कितने लोग आते ही जा रहे हैं, किस पेज से आ रहे हैं, किस पेज से जा रहे हैं, ठीक है ना, और किस पेज पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम यूज़र एक्सपीरियंस की बात करेंगे। अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है तो गूगल में ऑटोमेटिकली हमारी रैंक बढ़ेगी। अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बाउंस रेट बहुत ज़्यादा, हमारी वेबसाइट में कोई एंगेज ही नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्लिक ही नहीं कर रहा, तो फिर गूगल इसको नेगेटिव कंसिडर करता है और आपकी वेबसाइट को नीचे ले जाएगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, अब एसईओ की बात करें तो एसईओ ब्लैक हेड की तरह नहीं है कि स्काई रॉकेट की तरह रैंक आ गई और स्काई रॉकेट की तरह ही नीचे आ गए। ठीक है। मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आप एसईओ में गूगल की गाइडलाइंस फॉलो करोगे, और एसईओ और पीपीसी में भी डिफरेंस बताया था आपको कि एसईओ एक स्लो प्रोसेस है, पीपीसी एक इमीडिएट प्रोसेस है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो और दो चीज़ों में से एक तो देना पड़ेगा। एसईओ टाइम मांगता है, पीपीसी पैसा मांगता है। तो अगर पैसे हैं तो पीपीसी कर लो, और पैसे नहीं हैं तो टाइम ही देना पड़ेगा। और टाइम मतलब इसकी कोई वैल्यू तो बहुत है, लेकिन कोई प्राइस नहीं है। मतलब अगर मैं अपना एसईओ खुद कर रहा हूँ या हम किसी और से करा रहा हूँ, तो देखो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मेरे पैसे बच रहे हैं, लेकिन अगर मेरे बजाय कोई और टाइम देगा तो उसके पैसे लेगा। तो टाइम की भी अपनी एक वैल्यू होती है। तो कितना टाइम लगेगा आपको टॉप पे आने में, वो डिपेंड करेगा कि आपकी इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, कितना कंपटीशन है, और दूसरी चीज़ आप जिससे एसईओ करवा रहे हो वो कितना टैलेंटेड है, कितना स्किलफुल है, कितने साल से वो काम कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स पे कर चुका है, क्या आपके जैसा प्रोजेक्ट उसने पहले किया हुआ है, उसको कीवर्ड रिसर्च कितने अच्छे से आती है, उसको कॉम्पिटिटिव एनालाइज करना कितने अच्छे से आता है, उसको स्ट्रैटेजी बनाना कितने अच्छे से आता है। तो वो डिपेंड करेगा आपकी रैंकिंग पे। हो सकता है कि आप एसईओ करवा रहे हो और मे भी चीप के चक्कर में जब आपने सस्ते से कराया तो बहुत सारी चीज़ें उसने गलत कर दी। उसने भी सोचा यार रैंक नहीं आ रही, रैंक नहीं आ रही, चलो कीवर्ड ज़्यादा डाल देता हूँ, 40 बार डाले मैं 60 बार डाल देता हूँ। कंटेंट यार और डालना पड़ेगा, कीवर्ड्स बढ़ाए हैं, तो अब अपने बॉस को बोलूँगा तो वो तो मना कर देगा, तो चलो दूसरी साइड से उठा के डाल देते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी के अंदर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। एसईओ इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। सब्र रखोगे और ढंग से काम करोगे, चीज़ों को एनालाइज करके अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करोगे, तो चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। और अगर आप जल्दी जल्दी चाहते हो तो जल्दी करोगे तो गिर जाओगे।
अगर जल्दी भी करनी है और गिरना भी नहीं है तो फिर तो पीपीसी कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अदरवाइज एसईओ में कोई जल्दी नहीं है, एसईओ अपना टाइम लेता है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि गूगल एक टूल है, एक एप्लीकेशन है जो विद टाइम अपने आप को अपडेट करता रहता है, तो आप जो आज ऊपर आ रहे हो कभी भी फिर नीचे जा सकते हो सकता है जो चीज़ आप फॉलो कर रहे थे, जिसको गूगल वैल्यू दे रहा था, आज उसने नए अपडेट में निकाल दिया कि इससे वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जो चीज़ आपने करी थी वो आपके लिए पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, तो वो चीज़ आपको अब हटानी पड़ेगी। और नई जो चीज़ है वो तो गूगल कभी नहीं बताता कि ये करो, गूगल तो ये बताता है कि ये मत करो। तो ये जो इतनी सारी गाइडलाइंस हैं कि ये करो ये मत करो, ये तो इतने सालों से जब गूगल चल रहा है 1997 से 2020 तक, तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, गूगल को मतलब वो रीड करते हैं कि किस चीज़ से वैल्यू मिल रही है, किस चीज़ से नहीं मिल रही। उनकी खुद की बहुत सारी साइट्स होती हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट होती हैं, उनको पता है कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं जिससे वैल्यू मिल रही है, जिसके लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं उससे वैल्यू नहीं मिल रही। तो ये हिट एंड ट्रायल चलता है। और उन्होंने क्योंकि अपना ब्लॉग भी बनाया हुआ है, तो वो लोग ब्लॉग में शेयर करते हैं, हम लोग वहाँ से सारे अपडेट्स ले लेते हैं। तो ये तरीका होता है बेसिकली एसईओ का। तो गूगल कभी ये नहीं बताता कि ये करो, गूगल ये बताता है कि ये मत करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग आर्टिकल्स पढ़ के करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे 10 ब्लॉगर्स हैं, वो हर कोई अलग अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये भी एनालाइज करना है कि यार किसको फॉलो करूँ किसको ना करूँ, किसकी इन्फॉर्मेशन काम करे। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। एसईओ पढ़ो और साथ साथ इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एसईओ इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर लोगे, काम करोगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम करोगे, उतना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था ब्लैक हेड और वाइट हेड के बीच में। सो ब्लैक हेड बाकी हम आगे और डिटेल में करेंगे, और बाकी तो पूरा कोर्स हम वाइट हेड के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन ब्लैक हेड में अलग से समझाऊंगा आपको। सो इतना ही है इस वीडियो के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।